Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District Fazilka, and I welcome you all in this lecture of economics. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे लास्ट लेक्चर का पार्ट बी है, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैटर करता है वो आपकी नॉमिनल जीडीपी मैटर नहीं करती, वो आपकी रियल जीडीपी जो है वो मैटर करती है। अब आप उसको जीडीपी कह सकते हैं, अगर आपने उसको डोमेस्टिक की बजाय नेशनल इनकम के तौर पे लेना है तो आप उसको जीएनपी भी कह सकते हैं। सो व्हाट मैटर इज द रियल वैल्यू ऑफ योर नेशनल इनकम, नॉट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ योर नेशनल इनकम। सो आज हम यही देखेंगे कि अगर आप किसी भी तरह से आप अपनी रियल जीडीपी या आपकी रियल जीएनपी जो भी आपने मेजर किया, अगर आपने उसको कैलकुलेट कर लिया तो उसकी आपके लिए इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। मतलब जो आपकी रियल जीडीपी है या आपकी रियल जीएनपी है वो आपकी इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, आज हम उस इंपॉर्टेंस की बात जो है वो करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंस जो है वो आपको ये होगी इससे कि आपको इससे नॉलेज होगी, नॉलेज अबाउट द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द कंट्री। मतलब इससे आपको यह पता लगेगा कि आपकी कंट्री के अंदर जो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी अवेलेबल हैं वो पहले से इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो तो बिना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज हुए, वो तो तब भी इंक्रीज हो सकती है। कैसे? जब हम क्या करें, इकोनॉमी के अंदर अगर हमें लगता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का अमाउंट इंक्रीज नहीं कर पाए, हम उसमें क्या करते हैं, प्राइस इंक्रीज किया, प्राइस इंक्रीज करके तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू हमने इंक्रीज कर ली। बट हमने कहा था कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो इंपॉर्टेंस क्या रखता है, वो रियल जीडीपी है या जीएनपी है। क्यों? इससे क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो प्राइसेस हैं उसको तो हम कांस्टेंट कर लेते हैं कि प्राइसेस में तो चेंज आया नहीं। अब बताओ आपकी जीएनपी में कितना चेंज आया। अब अगर हम प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि अब बताओ आपकी जीएनपी में कितना चेंज आया, तो वो किसके करके होगा, वो तब होगा जब आपका P इंटू Q के अंदर Q इंक्रीज होगा। क्यों? हमने बात की थी कि जो भी जीएनपी या जीडीपी है वो किसके बराबर है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। मतलब जितनी आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई मार्केट में उसका प्राइस कितना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने क्या किया, क्योंकि रियल है हम इसमें प्राइसेस को जो है वो कांस्टेंट कर लेंगे, प्राइस चेंज नहीं करेंगे। अगर अब आपकी जीएनपी की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो किसके करके हो रही होगी, वो क्वांटिटी के करके हो रही होगी। किसकी क्वांटिटी? आइदर गुड्स की और सर्विसेज की। तो आपको आपकी जो रियल जीएनपी या रियल जीडीपी है उससे ये पता लगता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका कितना अमाउंट अवेलेबल है। जैसे अगर आपकी जीएनपी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर जीएनपी, रियल जीएनपी आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर वो डिक्रीज हो रही है इन दैट केस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो इससे हमें हमारी इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका पता जो है वो हमें हमारी रियल जीएनपी या रियल जीडीपी से जो है वो लगता है। नंबर 2, हम इससे पता लगा सकते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का, नॉलेज अबाउट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनका लेवल कितना है। लेवल मींस हमें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी तरह की होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ 5 टाइप्स। हमने ऑलरेडी बात की थी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। पहली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट इज कंजम्पशन, नेक्स्ट इट इज प्रोडक्शन, नेक्स्ट इट इज इन्वेस्टमेंट, next it's the exchange or distribution, and last is finance.
तो हमें इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल पता लगता है कि लेवल कितना है। लेवल मींस कि कंजम्पशन कौन से लेवल पे हो रही है, मतलब लेवल ये है कि ये है। प्रोडक्शन का लेवल क्या है, प्रोडक्शन का लेवल ये है कि ये वाला है। इन्वेस्टमेंट इतनी है कि इतनी है। एक्सचेंज इतना हो रहा है कि इतना हो रहा है। फाइनेंस इतना अवेलेबल है कि इतना अवेलेबल है। तो उसका लेवल पता लगता है। तो जितना लेवल ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, उतने अमाउंट के अंदर आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, फाइनेंस जो है वो क्या हो रहे होंगे, ज्यादा हो रहे होंगे। और जितना इनका लेवल नीचे होगा तो उतना ही क्या होगा, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, फाइनेंस कम हो रहे होंगे। मतलब जितना इनका लेवल हाई उतनी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा, उतना आपका लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा। और जितना इनका लेवल कम, इसका मतलब उतना आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल भी जो है वो कम होगा। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल जो है वो कितना है। पर कौन से बेसिस पे, ये याद रखना, क्योंकि हमने कहा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो एंड वन इज मैक्रो। जो माइक्रो है उसके अंदर भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी करते हैं, मैक्रो के अंदर भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी करते हैं। डिफरेंस ये होता है कि माइक्रो के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका लेवल जो है वो इंडिविजुअल होता है। हम 1% प्रोडक्शन, 1% कंजम्पशन, 1% इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर चलते हैं। तो इससे ये पता लगेगा कि आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल जो है वो कितना है। पूरी की पूरी इकोनॉमी मींस आपकी कंट्री लेवल पे आपको पता लगेगा और उसके बेसिस पे आप अपनी जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आप उसको मेजर जो है वो कर सकते हैं। नंबर 3, इसकी जो एडवांटेज है आपकी रियल जीएनपी की, आप क्या कर सकते हैं, इससे इंटर रीजनल कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। इंटर रीजनल कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि इंटर रीजनल, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजन्स हैं। रीजन मींस पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, बिहार, असम, आंध्रा। सो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रियल जीएनपी आप क्या कर सकते हैं, इंटर रीजनल कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब एक रीजन का दूसरे रीजन के साथ कंपैरिजन हो सकता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप पंजाब की जो जीएनपी के अंदर चेंज आया, जो हमारी पंजाब की रियल जीएनपी के अंदर चेंज आया, उसका कंपैरिजन हरियाणा की रियल जीएनपी के साथ, उसका कंपैरिजन जो है हिमाचल की का साथ, उसका दिल्ली और उसके बाद राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश और असम और बिहार एंड सो ऑन, आप इनके साथ इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट ये पता लगा सकती है कि कौन सी इंडियन स्टेट या कौन सा इंडिया का रीजन जो है वो अपनी रियल जीएनपी के अंदर ज्यादा चेंजेस ला रहा है, कौन कम चेंजेस ला रहा है। जो ज्यादा चेंजेस ला रहा होगा हम उस रीजन को डेवलप्ड रीजन बोलेंगे, और जो कम चेंजेस ला रहा होगा, जो बहुत कम ला रहा होगा, उसको अंडर डेवलप्ड बोल देंगे, और जो बीच विचार में ठीक ठाक से ला रहा होगा उसको हम डेवलपिंग रीजन जो है वो कह सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, हम एक और चीज कर सकते हैं, उसके साथ हम इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन जो है वो भी कर सकते हैं। इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ, हमने ऑलरेडी एक वर्ड किया था टेम्पोरल। टेम्पोरल मींस अ टाइम पीरियड। हम एक टाइम का दूसरे टाइम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब देखिए, इंडिया हर ईयर में या हर एक कंट्री, जो भी हम वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी कंट्रीज क्या करती हैं, एवरी ईयर अपनी रियल जीएनपी को कैलकुलेट करती हैं। इस साल हमारे रियल जीएनपी के अंदर इतने परसेंट का चेंज आया। फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है कि 2020 के अंदर 2019 के कंपैरेटिवली हमारी जो रियल जीएनपी है वो 5% इंक्रीज हुई। ओके, अगर 5% इंक्रीज हुई है 2020 में एज कंपेयर टू 2019, तो हम ये देख सकते हैं कि 2018 के कंपैरेटिवली 2019 में कितनी चेंज हुई थी। अगर कहते हैं कि 18 के कंपैरेटिवली 19 में जो चेंज आया था वो 7% था,
अब 19 के कंपैरेटिवली 20 में जो चेंज आया है वो 5% है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो रियल ग्रोथ है वो पहले से कम हो गई है। पहले हम 7% पे इंक्रीज कर रहे थे, अभी हम 5% पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट टाइम पीरियड का कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमें डेटा दिया होता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी थी, एट द ऑन इन 2020 और इन 2019 और इन 2021 हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो इतनी है। तो अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इतनी थी, अभी इतनी है, तो उसमें इतने परसेंट का जो है वो चेंज आया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो टाइम पीरियड का कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। तो आप ये भी कर सकते हैं। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन। मतलब आप अपनी जो रियल जीएनपी की ग्रोथ रेट है उसका कंपैरिजन किसी और कंट्री की रियल जीएनपी की ग्रोथ रेट के साथ कर सकते हैं। जैसे इंडिया कहता है कि हमारी जो रियल जीएनपी की ग्रोथ रेट है वो है 5%। ओके, जो यूएसए है वो कहता है कि हमारी जो रियल जीएनपी की ग्रोथ रेट है वो है 8%। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए जापान कहता है कि हमारी जो रियल जीएनपी ग्रोथ रेट है वो है 12%, तो हम कहेंगे कि ऑन दिस बेसिस जो है इंडिया इज far lagging behind Japan and a little falling behind the USA। तो इसके बेसिस पे जो जापान है वो सबसे ज्यादा जो है रेट पे ग्रोथ कर रहा है, यूएसए उसके कम रेट पे कर रहा है और इंडिया उससे कम रेट पे कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं और इसके बेसिस पे जो अलग अलग कंट्रीज हैं हम उनको नेमिंग कर सकते हैं एज अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। मतलब जिन कंट्री के अंदर उनकी रियल जीएनपी बहुत फास्ट रेट पे इंक्रीज हो रही होगी दे आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जिनके अंदर ठीक ठाक रेंज पे हो रही होगी दे आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, और जिनके अंदर बहुत ही कम रेट पे जो है इंक्रीज हो रही होगी, या कई कंट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी रियल जीएनपी फॉल कर रही होगी, मतलब पिछले साल के कंपैरेटिवली कम हो गई होगी, हम उनको अंडर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। तो दिस इज द बेसिस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट कंट्रीज इनटू वेरियस नेमिंग। मतलब डेवलप्ड है, डेवलपिंग है के अंडर डेवलप्ड है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रियल जीएनपी। क्या कर सकते हैं हम अपनी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो अमाउंट है उसको पता कर सकते हैं, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पता कर सकते हैं, इंटर रीजनल कंपैरिजन कर सकते हैं, इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन कर सकते हैं और इंटरनेशनल कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रियल जीएनपी और जीडीपी फॉर अस। अब एक क्वेश्चन ना बहुत आम तौर पे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अराइज करते हैं बिटवीन द रिलेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, ये क्वेश्चन आमतौर पे राइज होता है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं, आमतौर पर अगर एक लेमन से पूछा जाए तो एक लेमन ये कहेगा कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, अब जो यहाँ पे एक बात याद रखना, जहाँ पे ये जो जीडीपी है मैं यहाँ पे कोई नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रियल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि नॉमिनल तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट ही नहीं है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही दिखाती ही नहीं है। जो हम बात कर सकते हैं वो रियल की बात कर सकते हैं। तो हमने कहा रियल इंक्रीज हो रही है तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। अब इकोनॉमिस्ट के अंदर इस बात को लेके एक कंफ्यूजन है, इस बात को लेके एक डिबेट है कि क्या अगर किसी कंट्री की रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है, ओके, या जीडीपी की बात ना करें तो जीएनपी भी लिख सकते हैं, वो तो डोमेस्टिक और नेशनल का ही डिफरेंस रहेगा। अगर किसी कंट्री की जो रियल जीडीपी या रियल जीएनपी इंक्रीज हो रही है तो क्या वाकई ही में उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, या वाकई ही क्या उस कंट्री के लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आजकल के अंदर जितनी भी इकोनॉमीज हैं उन सारी इकोनॉमी के अंदर जो रोल ऑफ द गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम द डेज ऑफ केन्स 1936, जब केन्स ने कहा था कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज मस्ट, वो कहता है बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। तो ये तो हम मान के चलते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जरूरी है।
जितनी भी गवर्नमेंट आज की डेट में है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट जो है, दे आर कॉल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट, whose main purpose is to increase the welfare of its people. तो क्या अगर इकोनॉमी के अंदर अगर गवर्नमेंट ने रियल जीडीपी या रियल जीएनपी को इंक्रीज कर लिया, तो क्या वाकई लोगों का वेलफेयर इंक्रीज होगा? क्या लोगों का वाकई ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा? क्या लोगों का वैसे ही जो फैसिलिटीज है उनको ज्यादा मिलेंगी? क्या लोग वाकई अपने आप को डेवलप कह पाएंगे? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर किसी कंट्री की रियल जीडीपी या रियल जीएनपी इंक्रीज हो रही है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वहां पे लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपनी रियल जीडीपी को इंक्रीज कर दिया या रियल जीएनपी को इंक्रीज कर दिया तो बोलते देखो जी हम तो रियल चेंजेस लेके आए हैं, अब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर कर दिया है, लोग पहले से बेटर पोजीशन में पहुंच गए हैं, सो वी कैन कॉल आवरसेल्फ अ डेवलप्ड नेशन। नो, इट्स नॉट द केस। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इस रिलेशन को जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। वो कहते हैं नहीं, देयर इज जो है इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि जीडीपी रियल जीडीपी बढ़ी तो वेलफेयर बढ़ा, रियल जीडीपी कम वेलफेयर कम, ऐसे नहीं। कुछ और चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो क्या है? पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मतलब आपने क्या किया, अब ध्यान रखना, जब मैं जीडीपी बोलूंगा मेरा मतलब रियल जीडीपी से होगा, ओके? मैं नॉमिनल की बात नहीं कर रहा हूं। वो कहता है कि सबसे पहले तो ये देखो कि जो आपकी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी इंक्रीज हुई, क्या वो जीडीपी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुई? ठीक है, ध्यान से सोचिए, क्या जो आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई, जिसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह रहे हैं, क्या वाकई वो जीडीपी आगे डिस्ट्रीब्यूट भी प्रॉपरली हुई? हर एक इकोनॉमी के अंदर देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स। एक होता है रिचर सेक्शन, एक होती है मिडिल क्लास और एक होती है पुअर क्लास। ठीक है, अब क्या हो, अगर सपोज करो कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी इंक्रीज हो रही है पर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, मतलब जो जीडीपी इंक्रीज हो रही है वो कुछ एक लोगों के हाथ में इकट्ठी हो रही है। मतलब वो क्या हो रहा है, जो रिचर सेक्शन है, मेजर सेगमेंट ऑफ दैट जीडीपी वो रिचर सेगमेंट के हाथ में जा रहा है, और मिडिल और पुअर को उसका बहुत कम सेगमेंट मिल रहा है। मैं इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कह सकता। वो कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगी जब जो जीडीपी इंक्रीज हुई है वो सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सबको उसका बराबर बेनिफिट मिले। अगर जो जीडीपी इंक्रीज हुई, कुछ लोगों ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, जैसे इस टाइम पे इंडिया में यही हो रहा है, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है पर उसका बेनिफिट सारे के सारे इंडिया को नहीं हो रहा है, उसका बेनिफिट कुछ एक लोगों को हो रहा है। हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कह सकते फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे? इसको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं। एक बार क्या होता है कि एक क्लर्क होता है जो एक सेठ जी के यहाँ पे काम कर रहा होता है, और उस क्लर्क ने एक स्टोरी सुनी होती है। वो कहते हैं, हिंदी में एक कहावत आती है, वो कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसने एक कहानी सुनी होती है कि पैसा पैसे को खींचता है। तो वो क्लर्क एक दिन क्या करता है, वो ना एक सोचता है कि आज ना इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या वाकई पैसा पैसे को खींचता है। तो वो क्या करता है, वो इधर उसके जो है ऑनर बैठे होते हैं एम्प्लॉयर, और इधर जो है क्लर्क बैठा होता है। तो से जो उसके सर होते हैं वो ऐसे पैसे गिन रहे होते हैं, 500 के नोट ऐसे काउंट कर रहे होते हैं। तो उनको काम आता है सर को, तो वो क्या करते हैं, बॉस क्या करते हैं, वहां पे 500 के नोट रख के तो बाहर चले जाते हैं। अब वो क्लर्क सामने बैठा होता है, वो कहता है आज प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं। वो क्या करता है, अपनी पॉकेट से 5 रुपए का एक कॉइन निकालता है, उसको ऐसे थ्रेड बांधता है और ऐसे फेंकता है 500 के नोट पे। अब वो 500 के नोट पे गिरता है, तो वो क्या करता है, थ्रेड से उसको खींचने की कोशिश करता है कि 500 का नोट मैं खींच लूं, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि पैसा पैसे को खींचता है। तो वो खींचता है ऐसे। अब 500 के नोट ने तो कहां से आना होता है। तो क्या होता है, इन द मीन टाइम बॉस एंट्री कर जाता है, तो क्या करता है, थ्रेड वहीं पे फेंक के चुपचाप बैठ जाता है, ऐसे बैठा रहता है। अब 5 मिनट तो बैठा रहता है। उसके सर देखते हैं कि 5 का कॉइन पड़ा है, तो 5 का कॉइन उठाते हैं, अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। अब जब 5 का कॉइन अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं ना, अब उस बेचारे से रहा नहीं जाता।
वो कहता अब तो पूछना पड़ेगा। वो जाता है अपने बॉस के पास, वो कहता है कि बॉस मैंने ना एक स्टोरी सुनी थी कि पैसा पैसे को खींचता है। आज मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने अपना 5 का कॉइन ऐसे फेंका, ठीक है, और मैंने आपका 500 का नोट खींचने की कोशिश की, पर आई वाज फेल। तो ऐसा तो हुआ नहीं, वो जो कहावत थी वो तो गलत हो गई। बॉस कहते हैं कि आपने ना कहानी जो है वो सही सुनी हुई है, पर आधी सुनी हुई है। वो कहता है पैसा पैसे को खींचता है, पर ज्यादा पैसे कम पैसे को खींचते हैं। वो कहता है देख ले, मेरे 500 के नोट ने तेरा 5 रुपए का कॉइन खींच लिया कि नहीं खींच लिया, ठीक है ना। तो यही केस यहां पे हो रहा है भाई। अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही पैसे कमा रहे हैं, मतलब पैसा पैसे को खींच रहा है, मतलब जो ज्यादा पैसे हैं वो रिचर के हाथ में जा रहे हैं, मिडिल और पुअर को उसका कोई सेगमेंट नहीं मिल रहा। दैट्स व्हाई हम सिर्फ और सिर्फ अपनी रियल जीडीपी के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है, हम उसको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नहीं कह सकते। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो जीडीपी इंक्रीज हो रही है उसके अंदर जो आपका मार्जिनलाइज्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी है, मतलब जो आपके बहुत ही बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको भी बेनिफिट मिले, देन यू कैन कॉल इट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अदरवाइज नॉट। ठीक है। सो सिर्फ जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर को इंश्योर नहीं करता, उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी होनी चाहिए। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हम इसके अंदर और चीज लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है कि जो आपकी जीडीपी है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो जीडीपी बनी कैसे। ओके, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि पिछले साल हमने 1000 करोड़ रुपीस की गुड्स प्रोड्यूस की थी, इस साल हमने, पिछले साल 1000 करोड़ की थी, इस साल जो है वो 4000 करोड़ की गुड प्रोड्यूस की। मतलब पिछले साल के कंपैरेटिवली हमने 4 टाइम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं इन रियल टर्म्स। तो हमने क्योंकि अपनी रियल जीडीपी 4 टाइम कर ली है, सो इट्स एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब क्या हुआ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया है, उनकी इनकम इंक्रीज हो गई है, उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो गई हैं। सो हम अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री जो है वो कह सकते हैं। पर सोचो, अगर मैं ये कहूं कि गवर्नमेंट जो ये कह रही है कि हमने जो अपनी जीडीपी इंक्रीज की है 4 टाइम, मैं अगर गवर्नमेंट से ये पूछूं कि वो जो 4 टाइम आपने गुड्स और बनाई है वो कौन सी गुड्स बनाई है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। मतलब मैं गवर्नमेंट से पूछ रहा हूं कि जो आपने 4 टाइम गुड्स और बनाई है वो गुड्स हैं कौन सी। गवर्नमेंट कहती है अच्छा वो हमने ना रॉकेट बनाए, वो ना हमने मिसाइल बनाई है, वो ना हमने टैंक बनाए हैं, वो हमने फाइटर प्लेन बनाए हैं। मैं कहूं कि अगर एक गरीब आदमी के घर पे खाना नहीं बनेगा तो वो क्या करेगा, वो आपका रॉकेट चूल्हे में डालेगा क्या, या आपकी मिसाइल, अगर मान लो उसने कहीं पे जाना है तो उसको बसेस चाहिए, तो क्या वो बसेस के बजाय आपके रॉकेट पे बैठ के जाएगा क्या। सो अब जो चीजें और प्रोड्यूस हुई उनका लोगों के वेलफेयर के साथ कोई लेना देना नहीं है। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को वॉर गुड्स नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ। सो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो जीडीपी इंक्रीज हुई है वो कौन सी चीजों की इंक्रीज हुई है। अगर गवर्नमेंट ने वॉर गुड्स बना ली, वॉर वाली सारी चीजें बना ली, टैंक खरीद लिए, फाइटर प्लेन खरीद लिए, मिसाइल बना ली, ठीक है, बॉम्ब बना लिए, राइफल बना ली, ठीक है, तो ये जो है सारी चीजें बना ली और बोल दिया कि लो जी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गई है, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई है, तो हमारा वेलफेयर हो गया। तो इन चीजों को तो वेलफेयर नहीं है ना। पर अगर गवर्नमेंट ये कहे कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल हमने व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस किया, हमने वेजिटेबल ज्यादा प्रोड्यूस की हैं, हमने लोगों को ट्रेन फैसिलिटी ज्यादा दी है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी है, हमने जो है एयर फेयर कम कर दिए हैं, हमने लोगों को जो है पहले से ज्यादा मोटिवेट किया है सो दैट दे कैन जो स्टार्ट देयर ओन प्रोडक्शन, वो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकें, उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन की है, नॉर्मल गुड्स की प्रोडक्शन की है, शर्ट ज्यादा बनी है, शूज ज्यादा बने हैं, रूटीन की चीजें ज्यादा बनी हैं, उससे लोगों का वेलफेयर होगा। जो वॉर गुड्स है उससे वेलफेयर नहीं होने वाला। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो जीडीपी है उसकी कंपोजिशन क्या है। नंबर 3,
जो चीज आपकी रियल जीडीपी और वेलफेयर का रिलेशन हिला देती है वो है आपकी इकोनॉमी के अंदर होने वाले नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस ये क्या है, नाम से पकड़ी, ऐसे एक्सचेंज लेन देन जो नॉन मॉनेटरी है, जिनमें मनी यूज नहीं होती। अब सोचो अगर हम दो पर्सन आपस में कोई लेन देन करते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं, उसमें हम मनी इन्वॉल्व नहीं करते, तो फिर वो तो हमारी जीडीपी के अंदर आएगी नहीं। क्योंकि जीडीपी में क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस। पर जब हमने प्राइस यूज ही नहीं किया, हमने वो मनी लेन देन करा ही नहीं मनी के अंदर, वो तो नॉन मॉनेटरी है, वो तो काउंट ही नहीं होगा आपकी जीडीपी के अंदर। एक्सचेंज होंगे पर वो आपकी जीडीपी में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि जीडीपी हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होती है, मनी टर्म में मेजर होती है। और ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है, ये आमतौर पे कहां पे होते हैं, ये होते हैं आमतौर पे जो हमारे रूरल एरियाज है वहां पर। मान लीजिए कि मैंने अपना घर सेल करना है और किसी और ने भी अपना घर सेल करना है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं यार, तू मेरा घर ले ले, मैं तेरा घर ले लेता हूं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मेरा घर 50 लाख का, तेरा घर 45 का, तो मुझे 5 लाख दे दे, तो लेन देन हो गया। पर एक्चुअली देखा जाए तो वो मुझे कितने देगा, 5, पर एक्चुअली एक्सचेंज कितने का हुआ, 50 एंड 45, 95 का, पर शो कितना हुआ, 5 लाख का। तो वो क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है। मान लो मैं कहूं कि मेरे पास जो है मेरा ब्रदर पढ़ता है या मेरा बेटा पढ़ता है, अब उससे मैं पैसे थोड़ी लूंगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, मैं उसको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, उसके बदले वो मुझे कुछ नहीं दे रहा, तो ये क्या है, ये भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है। तो ये हम जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं, ये हमारी जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे होते हैं, हाउसवाइफ की जो सर्विसेज है वो काउंट नहीं होती जीडीपी के अंदर, बट उनको काउंट करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारी जीडीपी का लेवल है वो कम हो जाता है, तो उससे भी हम अपनी जीडीपी और वेलफेयर का जो एक सही रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटीज क्या है, नाम से क्लियर करते हैं, एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नल एलिटीज, ठीक है, 2 वर्ड्स कर लीजिए, एक्सटर्नल एलिटीज मतलब ऐसे इफेक्ट जो एक्सटर्नल है, जो बाहर से पड़ने वाले हैं, दोज आर कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज। जैसे आपने क्या किया, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको करने के लिए आपने कुछ जो है फैक्ट्रीज नहीं लगाई, लेट इट बी। तो फैक्ट्रीज नहीं लगाने से क्या हुआ कि 2012 में क्या हुआ कि अब आपकी जो टोटल प्रोडक्शन थी वो थी 100 करोड़ की, ओके। सो 2020 के अंदर वो प्रोडक्शन हो गई, लेट इट बी 200 करोड़ की, ठीक है। आपने नई फैक्ट्रीज लगाई, प्रोडक्शन बढ़ी, डबल हो गई। अब आपको फायदा हुआ 100 करोड़ का, ठीक है, क्लियर। 2012 100 करोड़, 2020 200 करोड़, तो बेनिफिट इज ऑफ 100 करोड़। अब जो फैक्ट्रीज लगी, उन फैक्ट्रीज ने क्या किया, जितना भी उनका वेस्ट मटेरियल था वो सारा का सारा रिवर में फेंक दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो उन्होंने एयर पोल्यूट किया वो, अब जैसे वो आपने सुना होगा गंगा मिशन प्लान एक है हमारा भी, हमने जो है क्लीन गंगा करना है, तो उसके लिए बाकायदा एक मिनिस्ट्री फ्रेम करी गई है। तो कह रहे हैं कि हम गंगा को क्लीन करेंगे, तो गंगा को क्लीन करने पे सपोज करो वो कहते हैं 400 करोड़ का खर्चा आएगा। अब सोचो बेनिफिट कितने को हुआ, 100 करोड़ का। 100 करोड़ का बेनिफिट लेने के लिए 400 करोड़ का बजट आपने लॉट कर दिया गंगा को साफ करने के लिए, तो आप इसको फायदा नहीं कह सकते, आपका 300 करोड़ का नुकसान है। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भी, अब ये क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट है, बाहर से आए। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि लो जी 100 करोड़ का बेनिफिट हो गया, पर ये नहीं देखेंगे उस 100 करोड़ का बेनिफिट लेने के लिए हमने अपना एनवायरनमेंट जो है 400 करोड़ के करीब जो है वो खराब कर लिया है। तो दिस आर कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज, जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, ठीक है। कभी ना आपने एक चीज जो है वो नोट की होगी, मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सपोज कीजिए कि आप कभी ट्रेन
ट्रेवल कर रहे होंगे तो मुझे किसी ने बताया था, पता नहीं सही है कि गलत है, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा, पर मुझे थोड़ा लॉजिक उसका ठीक लगा, दैट्स व्हाई मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर गलत हो तो आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस बात के लिए। सो क्या हुआ, मान लीजिए कि आप ट्रेन पे जा रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा शहर है फाजिल्का, और आप फाजिल्का से जा रहे हैं फिरोजपुर, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हैं, रास्ते में एक स्टेशन आता है जलालाबाद, तो यहां पे आ गया जलालाबाद, ठीक है, आप जा रहे थे, तो यहां पे जाके आपकी ट्रेन जो है वो रुक गई। उधर से क्या हुआ, एक ट्रेन इधर आ रही थी, वो ट्रेन आ रही थी फिरोजपुर टू फाजिल्का, ठीक है, अब वो भी आगे जलालाबाद में रुक गई यहां पे, ठीक है। तो कभी आपने नोट किया होगा भी जो ट्रेन बाद में आती है वो पहले चलती है, ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया भी जो ट्रेन बाद में आती है वो पहले क्यों जाती है, तो किसी ने मुझे इसका लॉजिक समझाया। अब मैं पहले कह रहा हूं कि मैं जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, ये इलॉजिक भी हो सकता है, पर मुझे थोड़ा अच्छा लगा उसका लॉजिक। वो कहते हैं क्या होता है, जब ट्रेन जो है ट्रैक के ऊपर जाती है ना, तो क्योंकि ट्रैक जो होता है वो लोहे का होता है और जो ट्रेन के टायर है कहता है वो भी लोहे के होते हैं, तो जब उसके ऊपर वो चलता है तो ट्रैक जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो क्या हुआ, अब आपकी ट्रेन आ चुकी है पहले, आप फर्स्ट पहुंचे यहां पे, ठीक है, तो आपको यहां पे रोक लिया। अब क्या हुआ, आपको रुके मान लीजिए कि 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट में आप यहां पे वेट कर रहे हैं, उधर से फिरोजपुर से ट्रेन अभी आई है, अगर आपकी ट्रेन पहले चला दी जाएगी तो क्या होगा, जो ट्रैक पे फिरोजपुर से जलालाबाद अभी ट्रेन आई है वो ट्रैक अभी गर्म है, अगर आपकी ट्रेन पहले चला दी तो ट्रैक जो है वो उसके ब्रेकेज के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए वो क्या करेंगे, क्योंकि आपकी ट्रेन को रुके हुए 10 मिनट हो चुके हैं, आपका ट्रैक जो वो ठंडा हो चुका है, तो आप वो जो बाद में ट्रेन आई उसको पहले चला देंगे ताकि वो ठंडे ट्रैक पे जाए। तब तक क्या होगा, ये ट्रैक जो है वो ठंडा हो जाएगा, फिर आपकी ट्रेन चला देंगे। तो ये उसने मुझे लॉजिक बताया कि एक लॉजिक हो सकता है इसका, अब वो साइंटिफिक है कि नहीं मुझे नहीं पता उस चीज का। सो यही चीज मैं आपको यहाँ पे कोट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि अब आपने क्या किया, एक ट्रैक के ऊपर जो नंबर ऑफ ट्रेन थी, सपोज करो पहले 2 ट्रेन थी, अब आपने 2 to 5 कर दी, आपने ट्रैक पे ट्रेन बढ़ा दी, यानी जो आपको पहले रेवेन्यू सपोज करो कि 200 करोड़ होता था, अब आपका रेवेन्यू हो गया 500 करोड़, ठीक है। पर उससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ ट्रैक जो है वो सेम रहे, नंबर ऑफ ट्रेन्स इंक्रीज हो गई, तो ट्रैक की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। मान लो आपने एक साल में अब 300 करोड़ का फायदा उठा लिया, पर एक साल में जो आपके ट्रैक टूटे, कल को ठीक कराने में उनको आपको 400 करोड़ लग गए, तो क्या हुआ, अब आपको अर्न हुए 300 करोड़, ट्रैक जो टूटे उसको ठीक कराने में लग गए 400 करोड़, तो ये नुकसान है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज। अब ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट है ये क्या करते हैं, ये हमारी जीडीपी की वैल्यू को क्या करते हैं, कई बार कम कर देते हैं, तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ओके, क्योंकि इससे हमें नुकसान हो रहा है। कई बार पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं जो हमारी जीडीपी को इंक्रीज कर देती हैं। जैसे अब सपोज करो कि अगर मैं कहूं कि एक पर्सन जो है उसने क्या किया, अपने जो भी उसका फील्ड था वहां पे अपने फ्लावर्स जो हैं उसके उन्हें हॉर्टिकल्चर करी, फ्लावर्स को, उसके बिल्कुल साथ वाला जो फार्मर था उसने क्या किया, हनी बी फार्मिंग कर ली, तो उसको क्या हुआ, अब उसके हनी बी फ्री में हो रहा है, तो उसको फायदा हुआ ना, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है। अगर गवर्नमेंट एक हाईवे नया बना देती है तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगी, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, तो फायदा होता है इसको। तो एक्सटर्नैलिटीज के करके भी हमारी जो जीडीपी है हम उसकी वैल्यू सही कैलकुलेट नहीं कर पाते। कई बार एक्सटर्नैलिटीज अगर नेगेटिव हो तो उससे जीडीपी कम हो जाती है, एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव हो तो जीडीपी की वैल्यू जो है इंक्रीज होगी। आई रिपीटिंग माय वर्ड्स, अगर एक्सटर्नैलिटीज नेगेटिव है तो जीडीपी की वैल्यू कम होगी, अगर एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव है तो जीडीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये एक्सटर्नैलिटीज ऐसी चीजें होती हैं जिनको पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके करके भी हम जीडीपी और वेलफेयर का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सो सिर्फ ये कहना कि जीडीपी इंक्रीज हो गई है और उसके करके वेलफेयर इंक्रीज हो गया है, इट इज नॉट श्योर, कई केसेस के अंदर ऐसा नहीं भी हो सकता। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर विद अनदर टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।